अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू अ फ्यू टीनेजर्स यस्टरडे और हमारा वैसे तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। आपका आई एम श्योर नेफ्यू नीसेस हैं तो आप कभी उनसे बात करके देखिएगा। और कुछ बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बाज़ ने बताया कि जितना दिस लॉकडाउन हैज़ टेकन अ टोल ऑन देम, शायद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर हुए हैं वो ये एज ब्रैकेट है 13, 14, 15, 16, 17 बिकॉज अ फ्यू ऑफ देम वर कंप्लेनिंग कि हमारे माँ बाप को लगता है कि हमने अपने आप को घरों में ही आइसोलेट कर लिया है, एज इन हम अपने कमरों तक लिटरली महदूद होकर रह गए हैं। अच्छा, विद इन द हाउस होल्ड। बिल्कुल, देखिए वैसे भी टीनेजर्स को आपको इंगेज करना पड़ता है, गप्पे शप्पे भी लगाने के लिए। इंटरेस्ट भी उनकी बड़ी कम चीज़ें होती हैं जो एडल्ट्स के इंटरेस्ट होते हैं और वो टीनेजर्स के भी हों। और फिर लॉकडाउन हो जाए, घरों में बंद हो जाए, तो वो फिर मिनी लॉकडाउन वो घर के अंदर भी होते हैं, तो अपने अपने कमरों में भी बंद होते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। बट अब्दुल्ला, इवन इन नॉर्मल टाइम्स जब लॉकडाउन वगैरह नहीं भी था और नॉर्मल भी था, तो ये टीनेज, ये एज ऐसी है कि ये अपने कमरों तक ही महदूद ही रहते हैं। यू नो हाउ इट इज। एज ऐसी होती है जिसमें आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में आपकी चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी वजह से आप में जहनी तौर पर बहुत तब्दीलियाँ और बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। और उसमें एक ऐसी अनयूजुअल चीज़ हो जाए जिसमें आप घर से बाहर ना निकल सकें, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ना जा सकें, दोस्तों ना मिल सकें। अ फ्यू ऑफ द पेरेंट्स वर रियली वरीड कि हमारे बच्चे पहले तो फिर सोशलाइज कर लेते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं करते। बॉटम लाइन ये है कि वैसे ही इस उम्र के बच्चों को बाहर निकालना और चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाना बड़ा मुश्किल है। और लेट अलोन इस किस्म की कोई सिचुएशन हो जाए। व्हेन वी वर ऑल ग्रोइंग अप, क्या चीज़ हम तसव्वुर कर सकते थे जो कि आपका स्कूल ईयर पूरा डिस्टर्ब कर दे? नथिंग। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मतलब आप बहुत टफ एग्जाम है, उससे पहले दुआ करते थे कि खुदाया कुछ हो जाए और आज का एग्जाम ना, और कुछ नहीं होता था और एग्जाम होता था। मतलब नथिंग वुड मूव अवे द स्केड्यूल जो आपके स्कूल कॉलेज वगैरह का होता था। ये तो ऐसी अनहोनी चीज़ आई है कि इवन द वर्ल्ड हैज़ वोकन अप टू इट कि हमने करना क्या है अब। ऐसी चीज़ तो पहले देखी नहीं। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि थिंग्स विल सेटल। ये सब कुछ हुआ। 78 अफराद की जान गई है गुज़श्ता 24 घंटों में, विच इज़ अगेन अ बिग नंबर। 74 की। तो हमें जो थोड़ी सी तसल्ली हो रही थी पिछले दिनों में कि कुछ कम हुए फिगर्स, जैसे ओवर द वीकेंड मंडे को 20s में रिपोर्ट हुआ ये नंबर, लेकिन कल 58 और आज 74, तो ये फिगर कम नहीं हो रहा आज तक जिसे हम वाकई कहें कि कम हो। मतलब ऊपर नीचे जा रहा है, तो लिहाजा अभी वी कैन नॉट सिट ऑन इट के इन द सेंस कि जी अभी खत्म हो गया। तो बिल्कुल ही डाई डाउन हो रहा है। रेशो में यकीनन कुछ परसेंटेज का फर्क पड़ा है, वो ऑलमोस्ट 4% से नीचे आया है। और ऑलमोस्ट कितने केसेस रिपोर्ट हुए? 1563। तो लिहाजा ये रिपोर्टेड केसेस हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, 74 डेथ्स। इसकी पूरी एक डिटेल हम आपको देंगे। ओह माय गॉड, मतलब शक्लें तो मिल सकती हैं माँ बाप बच्चों की और माँ बाप की, लेकिन आवाज़ें हूँ बहू सजाद अली की आवाज़। अच्छा, अब सजाद अली और इनके भाइयों की भी आवाज़ मिलती है। वकार अली की भी मिलती है। उनका नाम वकार अली है। वकार अली जो म्यूजिक डायरेक्टर जो ड्रामास वगैरह के करते हैं, जो OSTs वगैरह करते हैं और बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त गाने। So we have another singer now, और खूबी अली, इनका हम आपको गाना सुनाएंगे भी, और ब्यूटीफुल वॉइस आई मस्ट से ऑलरेडी। लेकिन वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। और सबसे पहले ज़रा क्रॉस द बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं कि दुनिया भर में जमहूरियत का झूठा लबादा ओढ़ने वाले भारत का गुज़िश्ता रोज़ दुनिया भर में पोल खुल गया। I could not stop laughing when I watched this video. Look at this, like आप देखते रहे जो particularly मंजर है ना, ट्रैक्टर वाला एक। चलें बिल्कुल, आपको खैर स्टोरी तो पूरी बता दें कि भारतीय यौम जमहूरिया मनाने के दौरान एन परेड के वक्त सैकड़ों किसान मुजाहिरीन नई दिल्ली में ट्रैक्टरों समेत दाखिल हुए, जिसकी अब्दुल्ला जिक्र भी कर रहे हैं। और ये किसान मोदी सरकार के ज़रई कवानीन के ख़िलाफ़ 2 माह से एहतजाज कर रहे थे। और शेलिंग और लाठीचार्ज के बावजूद पुलिस मुजाहिरीन पर काबू पाने में ऑब्वियसली नाकाम रही। अच्छा, उसके बाद what is happening? This is crazy, this is insane। एक ट्रैक्टर, मतलब है कि ये तमाम फोर्स को तितर बितर करने के लिए मेरा ख्याल है किसान का एक ट्रैक्टर ही काफ़ी है। जब वो आता है ना ट्रैक्टर इधर से उधर से, फिर जो लोगों की लिटरली दौड़े लगती हैं। आप दोबारा वो मंजर दिखाइएगा कि वो ट्रैक्टर, ये देखें किस तरह आया, और ये बड़ा लंबा इसका सीक्वेंस है, बड़ा लंबा सीक्वेंस है लिटरली। वो एक एनिमेशन नहीं लगती, वो जो लाइक अ कार्टून और लाइक अ गेम, जिसमें ट्रैक्टर बस चले जा रहा है और लोग इधर से उधर
और उड़ रहे हैं, और पर्टिकुलरली इनके जो पुलिस वगैरह हैं चलिए तो थोड़ा सा एक ट्रैक्टर की वजह से कॉमिक रिलीफ टाइप मिल गई, लेकिन बड़ा सीरियस इशू है जो इंडिया में इस वक्त हुआ है। आपको पता है कि फार्मर्स जो हैं वहाँ के किसान, अच्छा ओनली येस्टरडे सारी हंगामा आराई में आपको पता है एक किसान की जान गई है, 80 अफराद जख्मी हुए हैं। इससे कबल भी जब से ये मुजाहिरे हो रहे हैं, आप देखें क्या कहाँ तक पहुँच गया ये मामला। इससे कबल से जब ये मुजाहिरे हो रहे हैं मुतअद्दिद अफराद की जान जा चुकी है इन मुजाहिरों में, और दर्जनों जख्मी किसान बेचारे उधर के ही हैं, इनकी मतलब बिल्कुल इनके बिल्कुल कहीं और से नहीं आए, ये इंडियन हैं, वहाँ के हैं, इनके पूरे खानदान, इनकी पूरी जनरेशन यही काम कर रहे हैं, और इनकी ना मानी जाए या इनकी ना सुनी जाए, माननी तो खैर दूर की बात है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब्दुल्ला, is this Jama Masjid or Lal Killa? This seems to be a historical, obviously. Lal Killa, I think this is yes, it is Lal Killa. So बड़ा एहतमाम था इस परेड का। उसके बाद ये परेड जो है वो हंगामा आराई, मुजाहिरे, रिपब्लिक डे आपको पता है कि कल इंडिया का था, और उस दिन ये हो जाना, जहां आपको पता है कि इन लोगों का बड़ा शौक होता है कि शाइनिंग इंडिया का एक मुजाहिरा करें, तो ये मुजाहिरा थोड़ा सा उल्टा पड़ गया जी, टू मच शाइनिंग हो गया। अच्छा जी, एक और मामला जिस पे हमने बात करनी है, जिसको ज़रा सुन के ही डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग, पेशावर के दारुल अत्फाल में बच्चों से, यानी कि आप यतीम खाना कह लें, इसे दारुल अत्फाल कह लें, जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और ये इल्ज़ाम लगाने वाला कोई और नहीं, खुद तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली हैं, रुकने सूबाई असम्बली हैं। दारुल अत्फाल की इंतज़ामिया ऐसे इल्ज़ाम की तरदीद कर रही है, लेकिन इस मामले की तह तक पहुँचना होगा सर्टनली। बिल्कुल, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ की रुकन मदीहा निसार ने पेशावर के दारुल अत्फाल के बारे में क्या कहा, ये पहले आप खुद सुन लें। यहाँ पे बच्चों से गैर इंसानी सलूक रवा रखा जाता है, उनको बात बात पे जानवरों की तरह और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। स्पीकर साहब, यहाँ पे बच्चों का जिस्मानी और जिनसी इस्तेसाल हो रहा है। यहाँ पे ठिठुरती सर्दी में बच्चों के पास जूते और जुराबें नहीं हैं। डोनर्स जो भी चीज़ें लेके आते हैं वो या तो बेच दी जाती हैं या वो फ़ोटोशूट के बाद छुपा दी जाती हैं, उन बच्चों के पास नहीं होता, खाने को भी नहीं होता। और आपको बताएं कि कल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने दारुल अत्फाल का दौरा किया। पीटीआई की रुकन असेंबली राबिया बसरी भी आई। दारुल अत्फाल की इंचार्ज ने मदीहा निसार के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। यहाँ पे किसी किस्म का बच्चों पे कोई तशद्दुद नहीं होता जी, बच्चों को हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है जी, और मुझे ये लगता है कि जी ये सियासी कोई वो हैं जी कि सियासी तौर पे ये किसी चीज़ का बदला लिया जा रहा है। अच्छा जी, 1957 में 1957 में कायम किया गया पेशावर दारुल अत्फाल गैर सरकारी तंजीम अप्वा के तहत चलाया जा रहा है। यहाँ 60 से ज़ायद यतीम बच्चे मकीम हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है अब, जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट असम्बली में जमा कराएगी। उम्मीद है कि हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अब सियासी तो पहलू इसका तब न लगता जब किसी और जमात की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता। ये तो हुकूमती रुकने सूबाई असम्बली हैं, उनकी तरफ से, मदीहा निसार की तरफ से इल्ज़ामात भी ना हम कहें, एक मामला उठाया गया है, तवज्जो दिलाई गई है स्पीकर साहब की और हम सब की भी कि ये हो रहा है। एक्चुअली उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि मदीहा निसार साहिबा ने हमें खुद ज्वाइन किया है। मदीहा निसार साहिबा, हम ज़रा थोड़े से इन शौक हैं, आपने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं दारुल अत्फाल इंतज़ामिया पर, बड़ी ख़तरनाक बातें हैं ये, तो आपको ये सब कैसे खुद मालूम हुआ? देखिए, मुझे मुख्तलिफ ज़राए से और मुख्तलिफ सोर्सेस के से पता चला, शिकायत भी मौसूल हुई इस यतीम खाने के बारे में कि वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो ठीक तरह से इसको नहीं चला पा रही और बच्चों पे तशद्दुद जो है वो आए रोज़ का मामूल बन गया है। ज़राए से आपको ये पता लगा है, बट मदिया साहिबा, आई एम श्योर कि आपको ये बताना पड़ेगा अल्टीमेटली इंक्वायरी कमेटी या दीगर कमेटी मेंबरान के सामने। अब ये बताइएगा कि दारुल अत्फाल इंतज़ामिया वाले आपकी पार्टी के सियासी मुखालफिन हैं। अगर सियासी मुखालफत में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना ही था तो फिर मुतासरीन से बात कर लेती, कोई सबूत इकट्ठे कर लेती, फिर ये बात की जाती। अब आप लोग यकतरफा तहकीकात करेंगे तो कौन मानेगा? इसमें बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा ये मामला। देखिए, मैं एक बात क्लियर करती चलूँ, अगर आपने मेरी कल की स्पीच भी सुनी है जो मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की है, मैंने वहाँ पे कहीं पे भी किसी सियासी पार्टी का और किसी का नाम मेंशन नहीं किया कि इसको कौन रन कर रहा है।
मेरा मकसद सिर्फ ये इशू उठाना था कि वहाँ के बच्चे सफ़र हो रहे हैं और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको ठीक तरह से नहीं चला रही और बच्चों को मारपीट का निशाना बनाया जाता है और बच्चों से घरेलू काम करवाए जाते हैं। तो उसमें मेरा किसी पार्टी को बदनाम करने का या मुझे पॉइंट स्कोरिंग का मेरा कहीं पे भी मतलब नहीं था। अच्छा, लेकिन मदिया आप ये ज़रूर बताएं कि आपका ये मुतालबा भी सामने आया है कि सूबे में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को फ़ाल किया जाए ताकि वो कुछ काम करें। तो आपकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, ये यूनिट फ़ाल क्यों नहीं हो सके अब तक? आप तो उस पोजीशन में हैं जहाँ आप ये सवाल कर सकती हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। हमारी हुकूमत हम हुकूमत में हैं, हमने इसको फ़ाल करना है। और कल मुझे स्पीकर साहब ने कहा भी कि आप इसको कॉल अटेंशन नोटिस आप लेके आएँ ताकि इसके ऊपर एक तवज्जो दिलाओ नोटिस हो जाए इस ऐवान में कि हमने CPUs को जल्दी फ़ाल करना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह मार्च तक ये फ़ाल हो जाएंगे। इसमें अगर जो मेन इशू था वो स्क्रूटनी का था कि हम किसी थर्ड पार्टी को देना चाहते थे कि जो इसको ये टेस्टिंग करवाए इसकी हायरिंग के हवाले से। तो अब ये ईटा को चले गई हैं ये पोस्ट्स और इंशाल्लाह मार्च तक उम्मीद है कि बहुत शुक्रिया आपका मदिया साहब, आपने वक्त दिया। यहाँ एक क्लैरिटी हम दे दें कि ये जो दारुल अतफाल चलाया जा रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी मुखालिफ पार्टी है, उसके ज़ेर इंतज़ाम चलाया जा रहा है। तो ये इसका सियासी पहलू है। नहीं, लेकिन ये दारुल अतफाल जो है ये 1957 में मगर आपको पता है तो तब से इंडिपेंडेंट तंजीमें जो हैं जो उनकी भी एफिलिएशन होती है, रफ़ाई इदारे होते हैं और ये बिलोर फैमिली जो है इसको प्राइमरीली रन कर रही है। इस किस्म के इदारे वैसे रन जो भी कर रहा हो उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कत्तन नहीं आना चाहिए, वरना तो ऑब्वियसली किस तरह उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं हम। दारुल अतफाल चलाने वाली तंजीम ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अफ़वा बेसिकली, आपने सुना होगा लाहौर में भी अफ़वा कॉलेज है और भी मुल्क कई जगहों पर अफ़वा से एसोसिएटेड इदारे हैं। एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के चेयरपर्सन हैं निगत बशीर बिलोर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया निगत साहिबा। निगत साहिबा, मदीहा निसार साहिबा ने पेशावर अदालत अतफाल से मुताल्लिक बड़े संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। कुछ आपने इस बारे में ख़ुद से छानबीन की कि क्या हकीकत है इन इल्ज़ामात के पीछे, क्यों लगाए हैं, और इसका सर्टनली आप लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। जी देखें, मदिया निसार साहिबा ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उन्होंने क्यों लगाए हैं इसका जवाब तो वो पेश करेंगी और ये उनको कोई या तो डिसइंफॉर्मेशन हुई है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये उन्होंने इसके पीछे उनके पॉलिटिकल अज़ाइम हैं, क्योंकि इस इदारे को ओन मैं करती हूँ। उसकी हर अच्छी बुरी जो भी वहाँ पे हैपनिंग्स हैं उन सब की मैं ज़िम्मेदारी कबूल करती हूँ और ये इल्ज़ामात टोटली बेबुनियाद और बेमकसद हैं और बहुत संजीदा वो हैं। ऐसे छोटे बच्चों पे, बेसहारा बच्चों पे सियासत करना जो है वो इंतहाई नामुनासिब, गैर महज़ब, गैर शरई और गैर इखलाकी बात है। मदिया साहिबा से मैंने कल ख़ुद बात की। मैंने उनसे पूछा कि जी आप कभी इस प्रेमिसेस में आई हैं? कि जी नहीं, मैं नहीं आई। मैंने कहा आपको पता है कि ये कहाँ पे है? तो शी वॉज टोटली अनअवेयर। कहने लगी मैं नहीं आई कभी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा बच्चों से ख़ुद मिली कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन से मिली कि नहीं? मैंने कहा आपको ये पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कौन सी है? उनको कुछ मालूमात नहीं थी। अच्छा, कि उन्हें कुछ नहीं पता और उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। अजीब सी बात लग रही है। खैर, आप हमारे साथ हैं, आपसे ये भी पूछना है कि अब क्योंकि ये ऑब्वियसली बड़ी संजीदा बात है इसलिए तहकीकात भी होनी चाहिए। आपको तहकीकात पर कोई एतराज़ तो नहीं है? माना कि आपने जो अभी जवाब दिया वो एक तरफ, लेकिन तहकीकात तो अब बनेंगी। कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कमेटी ज़रूर हुकूमत बनाए। मेरी स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट होगी, मेरी जो सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो कमेटी ज़रूर बनाएं, उनमें संजीदा बंदे शामिल करें और ऐसे लोग शामिल करें जो खुदा तरस हों, जिनके दिल में खौफ खुदा हो और जो न्यूट्रल हों, इम्पार्शल हों, जिनमें कोई सियासी वाबस्तगियाँ तो जी हर एक इंसान की हैं, आपकी भी होंगी, मेरी भी होंगी, हर एक की हैं, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि आप किसी इदारे को बदनाम करें। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत दारुल अतफाल हो गया, दारुस्सूकून जैसे इदारे चलते हैं और एक बड़ा नेक मकसद है, लेकिन उमूमी तौर पर इन सब इदारों में तकर्रुरियाँ सियासी बुनियादों पर की नज़र आती हैं। तो आपके ख़याल में ऐसा होना दुरुस्त बात है?
जी, पहली बात तो ये है कि जी देखिए, हर इदारे के जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं वो ख़ुद उसके ज़िम्मेदार होते हैं। ये मैं 100% ये कहती हूँ कि मेरे इदारे में जो लोग भी वहाँ पे इस वक्त मेरी सिटिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, वो बग़ैर इम्पार्शल होके, बग़ैर किसी वाबस्तगी के, वहाँ क्या है जी, 2 चौकीदार हैं जो बेचारे गरीब हैं और 12-12, 15-15 हज़ार की वो नौकरी करते हैं, और मैंने तो उनसे आज तक ये भी नहीं, और वो पेशावर सिटी को भी नहीं बिलोंग करते। अगर ये किसी का ख्याल हो कि मैं उनको सियासी बुनियाद पे उनको जॉब्स देती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। निगहत बशीर बलोर हमसे बात कर रही थी और बिल्कुल उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। शी इज़ ओपन टू इन्वेस्टिगेशन एज वेल। शी इज़ ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। और एक बात अच्छी है, उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो भी हो रहा है उसकी मैं जिम्मेदार हूँ। जब आप कम्प्लीटली एंड होली एंड सोलली किसी चीज़ की जिम्मेदारी, वो कह रही हैं यहाँ पे जो भी होगा, जो भी हो रहा है, उसकी आई एम सोलली रिस्पॉन्सिबल। तो शी हैज सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेड हरसेल्फ। हाउ श्योर शी इज कि उन्होंने कहा टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो लिहाजा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको भी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अपने वर्ड पे उन्हें कायम रहना चाहिए, अपनी ज़बान पे, और इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। फिर जस्ट होप कि मदिया साहिबा के पास तो वाकई इसके विटनेसेस या इसके पक्के सबूत मौजूद होंगे, क्योंकि निगहत साहिबा की बातों से लगा कि उन्होंने जब मदिया साहिबा से खुद बात की, वो कह रही है मैंने खुद बात की, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि यहाँ कितने बच्चे हैं, ये इसकी विसिनिटी क्या है, और उन्होंने खुद कभी यहाँ का दौरा भी नहीं किया था। बट मदिया आल्सो केम ऑन कैमरा एंड सेड व्हाट शी हैड टू से, तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ। ताकि बड़ा साफ साफ पता चल जाए, दूध और पानी का पानी हो जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, खबरों पे चलते हैं और आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं अब नैब बंद नहीं होना चाहिए, हमने तो भुगत लिया, अगला नंबर तहरीक इंसाफ का है, ये उनका कहना है। और वही सियासी मुखालफिन को एहतसाब की धमकियाँ, वही इंतकामी कार्रवाइयों के इशारे, आखिर सियासी जमातें माजी की गलतियां कब तक दोहराते रहेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस्लामाबाद में आपको बताएं, न्यू टियर ऑफ लीडरशिप से ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन वही सारी चीजें घूम घूम के दोबारा आ रही हैं, पिटी बातें। बताना आपको ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और इस मौके पर पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज ने ऐलान किया कि नैब जैसा है वैसा ही रहेगा। नैब को ऑपोजिशन ने भुगत लिया, जुल्म सह लिया, अब हुकूमत की बारी है, अब इसको ऐसे ही रहने दे, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, ये हुकूमत भी यही नैब। अब देखा जाए तो कमोबेश तमाम सियासी जमातें, इस्लामी नज़रियाती कौंसल, अदालतें और ख़ुद हुकूमत में शामिल अफराद भी नैब के किरदार पर सवाल उठाते रहे हैं। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। सारों का एक ही ओपिनियन था रिगार्डिंग नैब अपने अपने दौर में। मरियम नवाज का ताज़ा बयान ये है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि अब उन्हें बारी नजर आ रही है हुकूमत की। अच्छा, लेकिन आपको थोड़ा सा नैब की बैकग्राउंड जरूर बताना चाहते हैं कि नैब का इदारा जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बनाया गया, लेकिन बिलाशुबा इसे इंतकामी कार्रवाई और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब के जरिए ज़बरदस्ती सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील कराई गई और इसी सिलसिले को रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मीसाक जमहूरियत किया, लेकिन दोनों जमातों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में नैब कवानीन में तरमीम ना की। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बज़ाहिर ऑपोजिशन रहनुमा ही नैब के निशाने पर हैं। मरियम नवाज के बयान से तो यही लगता है सियासी जमातें माजी से अब भी सीखने को तैयार नहीं। इसी पे बात करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, मरियम नवाज कहती हैं कि नैब ने अपोजिशन के साथ जो करना था वो तो अब कर लिया, अब इसे ऐसे ही रहने दें और अब हुकूमत की बारी है, तो मरियम साहिबा को अचानक नैब से इतनी उम्मीदें कैसे वाबस्ता हो गई? नहीं, उम्मीदें तो बिल्कुल भी नहीं है नैब के साथ। जाहिर सी बात है, नैब का जो किरदार रहा है पिछले 2.5-3 साल में वो सबके सामने है और वो इतना ख़राब है, इतना शर्मनाक है कि मेरा ख्याल है उस पर तो कोई मेहरबानी कर ही नहीं सकता। ये तो तंज़िया तौर पर कहा गया कि जी नैब ने जो करना था, मतलब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये नैब ने केसेस बनाए, रेफरेंसेस फाइल किए, लोगों को अंदर बंद किया, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के बग़ैर इंक्वायरी के अंदर बंद किया। मरियम नवाज़ साहिबा को 2 दफ़ा जेल में डाला। क्या हुआ उस केस का, उन केसेस का? उसके बाद कोई पूछने वाला है कि जी 1.5 साल हो गया आपने एक केस में मरियम नवाज़ को अंदर बंद किया था। तो आज हमारा हक बनता है और हम नैब से ये सवाल कर सकते हैं कि आपने जो पिछले इतने अरसे तक इस किस्म के गंडे इस्तेमाल किए, लोगों को अंदर बंद किया है, शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर बंद किया, रेफरेंसेस बनाए, एहसन इकबाल
साहब को अंदर बंद किया है, मिफ्ता इस्माइल को अंदर बंद किया है, उनको साद रफ़ीक साहब को, उनके भाई को सलमान रफ़ीक को, और हमज़ा शहबाज 1.5 साल से ज़्यादा हो गया अंदर बंद है, शहबाज शरीफ साहब अंदर बंद हैं। क्या निकला? एक पैसे की करप्शन आपने पिछले 2.5 साल में साबित नहीं की है। राइट, चलें, आपने एक्सप्लेन तो कर दिया ज़ुबैर साहब, लेकिन मरियम नवाज़ के इस बयान से तासुर मिलता है कि अपोजिशन हुकूमत को एहतसाब के शिकंजे में देखना चाहती है, यानी वही सियासी इंतकाम की सोच, वही इदारों को मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की बातें। तो बात आपसे ये पूछनी है कि तारीख से कुछ सीखा है कि नहीं सीखा? डू दीज थिंग्स वर्क? नहीं, बिल्कुल। देखें, हमारा बड़ा सिंपल है, हम अकाउंटेबिलिटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं। हम कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी करें और भरपूर अंदाज में करें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उस वक्त सही होती है जब इवन हैंडेड हो, जब तमाम फरीक उसकी जद में आए। ये नहीं हो सकता कि एक रेड लाइट पर तो मुझे पकड़ लिया जाए और मुझे 2 साल की सज़ा हो जाए जेल में, और दूसरे को कहें कि रेड लाइट तोड़ना तो एक छोटी सी बात है। तो फिर वो जिसने रेड लाइट तोड़ी होगी, जिसने खिलाफ कोई कानून की खिलाफ वर्जी की होगी, तो वो भी सवाल उठ के खड़ा होके पूछता है कि क्या पाकिस्तान में 2 कानून हैं? 2 कानून तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अगर आप समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बिल्कुल होनी चाहिए, भरपूर अंदाज में होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, हमने कभी कहा ही नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं, कैसे डिमांड कर सकते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ कोई जद्दोजहद नहीं करे या नैब अपना रोल ना प्ले करे? लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो इवन हैंडेड ना हो। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा की मसरूफियात हैं, दूसरी जानिब नवाज शरीफ भी हरकत में आए हैं, PDM के बड़ों से राब्ते हो रहे हैं। कुछ हम नैब के मामले में तो बात कर ली, मामलात अचानक दरपेश आ गए। क्या ये कि 31 जनवरी की डेडलाइन का इंतज़ार भी नहीं हो रहा अब इस सब चीज़ों के लिए? ये डेडलाइन का इंतज़ार नहीं, मतलब सियासी जद्दोजहद तो जारी रहती है। हमने ये तो नहीं कहा था कि जब हमने 1 जनवरी को जब ऐलान किया था PDM के प्लेटफॉर्म से कि हम 31 जनवरी तक टाइम दे रहे हैं हुकूमत को कि वो रिज़ाइन करते या फिर हम फरवरी में अपना नेक्स्ट लाए अमल अनाउंस करेंगे, तो हमने ये तो नहीं कहा था कि हम जनवरी के महीने में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो जारी है, लेकिन जद्दोजहद जब होती है तो आप अगर उसको सस्पेंड कर देंगे तो वो तो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने वक्त दिया हमें। लेकिन बात तो ये है कि वी शुड ऑल मूव ऑन। जब हम सेकेंड ईयर ऑफ लीडरशिप, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या PMLN की हो या फिर और नौजवान सियासतदान, जिनसे हम ये तवक्को करते हैं कि वो माजी की गलतियों से सीखेंगे और वो बड़ेपन का मुजाहिरा करेंगे, बात यह है कि फिर बाकियों में और फ़र्क क्या रह जाता है? इसका जवाब ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। क्यों कर रहे हैं आप एक्सपेक्ट? अच्छा जी, एनीवे, चलें, ये तो हमने बात की और बाकी तो इट इज़ अप टू यू कि क्या समझना है आपने और क्या नहीं। हमने क्रिकेट की बात करनी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है पहले। हाँ, क्योंकि दिल ज़रा भारी हुआ है। थोड़ा सा हमें क्वेश्चन चाहिए, ज़रा ज़हनी तौर पर तैयार होकर फिर वापस आके क्रिकेट की बात करते हैं। सी यू इन जस्ट अ बिट। क्रिकेट की बात करने के लिए जनाब, बॉलर्स ने जान मार दी, फील्डर्स ने कैच ना पकड़ने की कसम तोड़ दी, तो बैट्समैन ढह गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मजा नहीं लेने देती। ये है हमारी जिंदगी की ट्रेजेडी। ये बस हमने कहना था। ओके बाय। नहीं, बाकी डिटेल भी आपको बता देते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के पहले टेस्ट में मेहमान टीम ने पहले बैटिंग की, तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया और कोई भी खिलाड़ी आज सच उनका नहीं बना सका एक्सेप्ट फॉर 1। पूरी टीम 220 कहना चाहते, लेकिन 220 पर ढेर हो गई। मुझे लग रहा था 2020 यासिर शाह 2020 हो गया हमारे साथ आज सच। तो यासिर शाह ने 3, नोमान अली और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। इस मौके पर लग रहा था कि पाकिस्तान बरतरी हासिल कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी शायकीन क्रिकेट ने खूब खुशियां मनाई। बस हम खुशी मनाने में ऐसा लगता है कि ज़रा जल्दी कर देते हैं। दिलचस्प तबसरे हुए। किसी ने लिखा, नुमान की बॉलिंग, इमरान के कैच, शाहीन हमारे लिए मैच, शाहीन हमारे ले गए मैच। हाँ, अच्छा, शेर व शायरी जी जी, सुनिए, दोबारा कहती हूँ मैं। नुमान की बॉलिंग, जी, नुमान की बॉलिंग, इमरान के कैच, शाहीन हमारे ले गए मैच। भाई शाबाश शाबाश वाह वाह वाह। कई बात सुने यहाँ पे हमने इसके बाद ये गाना शुरू कर देना है मेरा ख्याल है, ये लिरिक्स में, लेकिन हमें आगे बताना है। लेकिन ये खुशी बड़ी आर्जी साबित हुई, यानी कि टेम्पररी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप मैदान में उतरा और बस उतर ही गए, आना जाना था।
आना जा तू चलने आया इस पुराना आना जाना लगा रहा। आबिद अली, इमरान भट्ट, शाहीन आफरीदी तो चलते बने, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज से हम कल भी कहते हैं कि इनसे सारी उम्मीदें ना लगाया करें। दिस इज रॉन्ग। बाबर आजम भी आउट हो गए और अब स्कोर है 33 रन। 4 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए, ऑलमोस्ट आधी टीम। आज फ्रेश डे स्टार्ट हो रहा है। क्रीज पर मौजूद हैं टीम के सीनियर तरीन खिलाड़ी अजहर अली और फवाद आलम, और इनसे हमें उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि हमें उम्मीद नहीं है। इसी पे हम बात करते हैं फैजान लाखानी, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अच्छा नहीं, फैजान इधर ही है, इधर आ जाए, इधर ही आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा जी, फैजान आपसे पूछना सबसे पहले ये है कि कल आप थे स्टेडियम में और ये जो हमने सारी पूरी एक स्टोरी सुनाई है, क्या फीलिंग थी वहाँ? ऑब्वियसली स्पेक्टेटर्स आप भी खुश तो बहुत हो रहे होंगे जब साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी आउट हो रहे होंगे। ये उम्मीद, मतलब खदशा तो ये था कि विकेट जिस तरह प्ले कर रहा है, बिहेव कर रहा है, शाम में और स्लो डाउन होगा। लेकिन अब्दुल्ला ने एक बात अपने इंट्रो में कही कि कैच ना छोड़ने की कसम तोड़ दी। कल भी 3 कैच छोड़े थे हमने भाई, तो अगर वो पकड़ लेते तो शायद 200 से कम पे भी साउथ अफ्रीका को आउट कर सकते थे। बट हमारे भी 4 आउट हो गए और नॉट अ स्टार्ट दैट पाकिस्तान वुड वांट। अब उम्मीद है कि अजहर अली और फवाद आलम आज का जो दूसरे दिन के इब्तदाई 1-1.5 घंटा है वो बहुत अहम होगा पाकिस्तान के लिए, और उसको निकालना, उसमें विकेट लूज ना करना काफ़ी अहम होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि आज सारा दिन ये बकिया 6 विकेटें ना गंवाएं। ये क्या मसला चल रहा है? ये तो सारी चीज़ है। देखिए कल डे एंड अगर था और हमारे 4 उस डे एंड में भी आउट हो गए, तो व्हाई डिड वी सेंड पीपल लाइक बाबर आजम? नाइट वॉचमैन, नहीं देखिए, नाइट वॉचमैन भी एक भेजा था, वो आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे ये डिबेट जरूर हो सकती है कि आपने शाहीन शाह आफरीदी को एज नाइट वॉचमैन क्यों भेजा, आप यासिर शाह या नुमान अली जो डेब्यूटेंट थे, जो कॉन्फिडेंटली बैटिंग कर सकते थे, तो उनको अगर आप नाइट वॉचमैन भेज सकते थे तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, ये विकेट क्या बहुत टफ है फॉर बैट्समैन? देखिए विकेट मुश्किल तो है, स्लो है विकेट। और अब आप कल का शाम का सेशन भी देखते तो काफी बैठा हुआ था बॉल, ऐसा वो लग नहीं रहा कि टिपिकल वाला डे 1 का विकेट कल लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों टीमों की जानिब से कुछ ऐसे कहते हैं ना हम, सॉफ्ट डिस्मिसल्स जो नहीं होने चाहिए। इवन साउथ अफ्रीका में भी 2 रनआउट्स हो गए, पाकिस्तान के एक ये कह लें कि जिस तरह टेल एंडर जो शाहीन आफरीदी आए थे वो आउट हो गए। तो 2-4 विकेटें ऐसी थी जो सॉफ्ट डिस्मिसल्स थी। 14 विकेटें एक दिन में गिरने वाला विकेट बहरहाल ये नहीं। तो फिर चौथे दिन क्या हाल होगा? चौथे दिन अगर मैच जाता है तो चौथे दिन बहुत ही मुश्किल होगी ऑफ कोर्स यहाँ पर बैटिंग करना। बहुत स्लो होता जाएगा विकेट आगे जाके। अच्छा, ऑब्वियसली देखिए स्पेक्टेटर्स वगैरह तो हो नहीं सकते, हमारा भी बड़ा शौक था कि हम भी जाएं, लेकिन यू वर देयर। और अभी मैं आपसे ब्रेक में पूछ भी रही थी कि वो माहौल क्या है, मतलब ऑलरेडी इतने अरसे बाद ये टीम आई पाकिस्तान, देयर इज अ टेस्ट हैपनिंग हियर, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है वो आपने फील की उधर? नेचुरली खाली स्टेडियम था वैसे तो। यस, एज अ जर्नलिस्ट हम तो हमेशा मैच कवर करते हुए हमारी फीलिंग तो एक न्यूट्रल वाली ही यूजुअली होती है। बट अगर हम पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस की बात करें तो आमतौर पर भी जब पैंडेमिक से पहले भी या जब बड़ी बड़ी टीमें यूजुअली आती थी, रेगुलरली आती थी पाकिस्तान, टेस्ट मैचेस में इतना ज्यादा क्राउड होता था नहीं। शायद पाकिस्तान के जो तमाशाई है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट को इतना फॉलो करते नहीं। तो जब आम हालात भी थे तो होते थे तो स्टेडियम हार्डली 20% कैपेसिटी पे भरा हुआ होता था, तो इतना ज्यादा शायद इन प्लेयर्स को फर्क ना पड़ा। और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो मोस्टली है वो ऐसा है कि जो डोमेस्टिक सीजन खेलते हुए आ रहे थे, और डोमेस्टिक सीजन भी खाली बगैर तमाशाइयों के ही होता रहा है, यानी वो यूज्ड टू होता है। और रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान में हमारे रीजन में खास तौर पर इतनी ज्यादा तमाशाई होती नहीं, तो आई डोंट थिंक कि इतना फर्क पड़ रहा होगा। तो आज के दिन से क्या उम्मीद रखें हम वैसे बाय द वे? यार देखिए, जब तक फवाद आलम और अजहर अली विकेट पर मौजूद है और जिस तरह विकेट का बिहेवियर है, तो अगर मैं समझा कि अगर पाकिस्तान अगर 20-30 की लीड कंसीड करता भी है या 20-30 की लीड ले भी लेता है, तो फिर चौथी इनिंग जाके मुकाबला और कंटेस्ट अच्छा होगा। इस विकेट पर 200-250 एक फाइटिंग टोटल हो सकता है चौथी इनिंग के लिए। अच्छा, एंड अब व्हाट अबाउट गेस्ट टीम जो आए हुए हैं? मतलब एक बड़ी चीज़ होती है पेंडेमिक के दौरान ट्रैवल करना, पाकिस्तान आए हैं कोई आपको, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज वेल, तो क्या सेंस आपको मिली है? नेचुरली ये तो मैं आपसे नहीं पूछ रही कि हम कितने हॉस्पिटेबल है, ये तो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, वी विल कीप देम कंफर्टेबल एंड ऑल, लेकिन आर दे कंफर्टेबल बीइंग हियर? पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है और आप ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेटर्स ने अब बोलना शुरू कर दिया है, चाहे साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हो चाहे
दूसरे कंट्री के क्रिकेटर्स हो, ये बायो सिक्योर बबल एक है जिसमें प्लेयर्स अपने कमरों तक महदूद रहते हैं या एक लिमिटेड उनकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है उनकी मूवमेंट। अब बायो सिक्योर बबल पे दुनिया भर के खिलाड़ियों ने बात कर दिया, नॉट ओनली साउथ अफ्रीका, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जिस तरह न्यूजीलैंड में वक्त गुजारा था, वो 14 दिन की मुकम्मल आइसोलेशन थी, या इंग्लैंड में एक बबल में रहे थे, या वेस्ट इंडियन प्लेयर्स कहीं जा रहे हैं, श्रीलंका की सीरीज चल रही है, वहां पे प्लेयर्स बबल में है। तो ये हर प्लेयर के लिए अब लोग कह रहे हैं, बात करने लगे कि मेंटल हेल्थ पर ये असर हो रहा है और ये ज्यादा सस्टेनेबल, ये जो बायो सिक्योर बबल की जो ये एक प्रैक्टिस हो चुकी है, ये ज्यादा लंबा अरसा चल नहीं सकेगी। बैक टू बैक बबल्स हो रहे हैं, तो काफी फ्रस्ट्रेशन होगी प्लेयर्स को। और दिमागी तौर पर ज़ाहिर है आपकी सेहत, दिमागी ज़हनी सेहत आपकी मुतासिर होती है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। थैंक यू फैजान। अब तो आई एम श्योर आप जाएंगे, यू वुड हेड टू द स्टेडियम फ्रॉम हियर गालिबन, और बाकी आज के दिन का मैच कवर करेंगे तो हम इनसे फिर दोबारा पूछेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। You know, 78% is quite a good percentage. और यकीन मानिए कि दुनिया के बहुत तहजीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है हमारे यहाँ ये सूरत हाल। पता नहीं है आपको, जहाँ उस मुल्क में जहाँ भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ तो मतलब डिटाई से नहीं पहनते। जब रिफ्यूज कर दिया पहनना तो रिफ्यूज कर दिया। अमेरिका में आपको पता है कि इब्तिदा में जब हमारा डिसमिसल था ना और हम मानने को तैयार नहीं थे, तो हम कम से कम उन कौमों से बेहतर थे जहाँ मोबाइल टावर्स गिराए जा रहे थे ये समझ के कि कोरोना इससे फैल रहा है। ये कहाँ हुआ था? यूके में, कि 5G के टावर्स वगैरह जो है ना वो तोड़ रहे हैं, कि उसकी वजह से कोरोना निकल रहा है। मतलब कि अंदाजा करें। सो आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस सर्वे, लेकिन मोर ऑन दैट लेटर। स्टूडेंट्स व्हाट दे आर अप टू, पहले ये बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि ऑनलाइन इम्तहानात का मुतालबा करते हुए तलबा पर तशद्दुद, मुजाहरों पर जो है वो बहुत उतर आए हैं तलबा। बिल्कुल, दे आर अप टू नो गुड एक्चुअली। अगर देखा जाए कुछ विजुअल्स हमें ये बता रहे हैं। हालांकि हुकूमत और हायर एजुकेशन कमीशन बता चुका कि ये मामला यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया पर छोड़ा गया है, लेकिन एहतजाज नहीं रुक रहा। आपको ये भी बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने खुलकर तलबा के मुतालबे की हिमायत तो नहीं की, लेकिन ये ज़रूर बताया कि उन्होंने वाइस चांसलर से कहा है ऑनलाइन इम्तहानात का ऑप्शन वो देख सकते हैं, यानी ये ऑप्शन है ज़रूर, बट ये अप टू द वाइस चांसलर। अब इसके बाद एहतजाज करने वालों का हौसला और बढ़ गया है। कल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने भरपूर एहतजाज किया। मुल्तान में बोसन रोड पर एहतजाज हुआ, फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर एहतजाज हुआ जहाँ तलबा और पुलिस की झड़प भी हुई है। लाठी चार्ज हुआ, 40 के करीब तलबा को हिरासत में लिया गया। लेकिन सबसे ख़राब हाल तो लाहौर का नज़र आया, जहाँ जौहर टाउन में तलबा ने अपने इलाके को मैदाने जंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लिटरली ये हाल था। यूनिवर्सिटी के गेट को आग लगा दी। रात गए पुलिस ने 25 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे चक्कर में 5 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ अब तक मुकदमा भी दर्ज कर लिया और एहतजाज करने वालों के मुतालबे से इत्तफाक भी किया जा सकता है। एक सेकंड रुक जाओ, इत्तफाक किया जा सकता है। ये एहतजाज के लिए तो आप बड़े खुल के घर से निकले और एसओपीज की धज्जियां उड़ रही हैं माशाल्लाह। एसओपीज नहीं है, आप पूरे एहतजाज करने के मूड में। जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। दिस इज अप टू योर ओन यूनिवर्सिटी। और बात सुनिए बाय द वे, ये तो मैं बात बताऊं, इसमें तो नीयत की खराबी, माजरत के साथ हमें भी माफ़ कर दीजिएगा, कल को हमारे खिलाफ ना एहतजाज शुरू कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ कौन से एसओपी फॉलो हो रहे हैं जो एहतजाज और नहीं। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके इम्तहानात जो है वो बड़े ही स्टरलाइज या तो कंडीशन में हो, या फिर आपने घर में बैठ के, यानी उंगली नहीं उठानी थी, उंगली तो उठानी पड़ेगी ना लैपटॉप के लिए, वरना घर से नहीं निकले। अभी क्यों निकले हैं? ये बहुत साफ सुथरा एक सवाल तो भी लग सकता है। एग्जैक्टली नहीं, ये एक बड़ा वैलिड सवाल है कि पूरी भरपूर कोशिश करके आप एहतजाज करने को निकले हुए हैं। सारों को फ़ोन भी गए होंगे, व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन भी हुई होगी कि आज हमने इतने बजे यहाँ निकल के ये करना है। तो इम्तिहान तो इससे कम ड्यूरेशन में हो जाएंगे, डिफरेंट सेंटर्स होंगे, एसओपीज होंगे, कर लें आप वो भी। जिद पे ये, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स थोड़े से जिद पे आ गए। इख्तलाफ भी हो सकता है यही मुतालबे से, लेकिन तशद्दुद की हिमायत नहीं की जा सकती। व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन? वज़ीर आला पंजाब के मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, टू बी ऑनेस्ट हम स्टूडेंट्स के हर मुतालबे के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स के एंट्री टेस्ट का मामला हो या दीगर इशूज़ हों, या इनिशियली हाँ या शुरू में स्टूडेंट्स के स्कूल बंद होने या खोलने के मामला हों, या फिर फ़ीस स्ट्रक्चर के मामला हो, हमने हमेशा तलबा के हक़ में आवाज़ उठाई है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, तासुर ये जा रहा है कि स्टूडेंट्स आर
being unreasonable. But you have to give in a little bit as well. बहुत मुश्किल सालों के लिए गुजर गया, लेकिन आप भी अनरीजनेबल ना हो। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, मुल्क भर में स्टूडेंट्स अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ मुजाहरे करने निकले हैं, लेकिन पंजाब में तो हालात ज़्यादा ही ख़राब नज़र आ रहे हैं। कुछ हम विजुअल्स भी अभी दिखा रहे हैं इधर। तो हुकूमत अब तक तो खामोश तमाशाई बनी रही है। स्टूडेंट्स के किसी नुमाइंदे से बात हुई कि वो इस कदर पुरतशद्दुद क्यों हो रहे हैं? कोई बातचीत से बात निकल सकती है? हुकूमत जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकती कि वो ऑनलाइन ही इम्तहानात ले, लेकिन इस हवाले से चूँकि ये किसी एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड, और यही अल्टीमेटली चैलेंज हमें स्कूल और कॉलेजेस की सतह पे भी दरपेश होना है। लिहाजा HEC और पंजाब के हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और मुतलका सूबे के जो अदारे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस, उन सब को मिल बैठ के लॉ डिपार्टमेंट के साथ मुशावरत के बाद एक कम्प्रिहेंसिव हिकमत अमली बनाने के लिए सोचो विचार शुरू हो गया, और इंशाल्लाह अनकरीब जो है जल्द हम किसी ख़त्मी नतीजे पे तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, क्योंकि इसमें वाइस चांसलर्स की राय लेना अशद ज़रूरी है, और हम उन तलबा तालबात के मसाइल से भी आगाह हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो ऑनलाइन जिसने क्लासेस ली हैं उसको क्लासरूम के डेस्क पे बैठ के पर्चे हल करना जो है वो मुश्किल काम है। अब डॉक्टर साहबा, तलबा के एहतजाज के बाद शफकत महमूद साहब ने यूनिवर्सिटियों को ये कहा है कि ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर गौर कर लें। मुझे ऐसा लगा कि वैसे ये बयान ना देते तो शायद इनको और हवा ना मिलती, लेकिन चलें अब उन्होंने कह दिया, यानी हुकूमत एक तरह से तलबा की हौसला अफजाई कर रही है। तासुर ये जा रहा है, तो क्या हुकूमत वाकई इस मुतालबे के हक़ में है कि ऑनलाइन इम्तहानात हों? देखिए, जैसा कि मुख्तलिफ निजी यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनमस उनकी बॉडीज़, उनके अपने बोर्ड्स और उनके अपने चार्टर्स, और उसमें हुकूमत का काम एक अम्ब्रेला का है, एक सहूलतकारी का है। डिसीजंस उन निजी यूनिवर्सिटीज़ ने ख़ुद लेने हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ के फ़ैसलों को हुकूमत जो है उसकी तौसीक कर सकती है। लेकिन अब चूँकि ये एक यूनिवर्सिटी का या एक सूबे का मसला नहीं रहा, ये एक ओवरऑल कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है, गाइडलाइंस की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये भी बता दें कि इम्तहानात के तरीक़े कार का फ़ैसला तो हर यूनिवर्सिटी पर ऑब्वियसली छोड़ा गया है, लेकिन एहतजाज का मामला जो है वो स्टूडेंट्स पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इस तरह हुआ तो फिर आपके सामने मुजाहरे हो ही गए और ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली भी पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं, तो अगले हफ्ते से तो यूनिवर्सिटियाँ बाकायदा खुल जाएंगी, फिर हालात कैसे कंट्रोल करेंगे? कुछ उसकी प्लानिंग की है कि सब कुछ पीसफुल हो, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट्स बड़े बागी हुए हैं। देखिए, कानून को हाथ में लेना, गिराओ जलाओ, तोड़ फोड़ और एहतजाज के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाना, ये वो एक ऐसा अमल है जिसकी कोई भी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। लेकिन जमहूरी जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, उसकी पासदारी भी हमने यकीनी बनानी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। लेकिन आपने बीच में ये भी एक जगह कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस जहाँ इतने एक साल से ले रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है कि आप फिजिकली आके इम्तिहान दें। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मतलब कैसे हमारी आदतें एक साल में कैसे बदल गई। और मैं देख रहा था ये यूसीपी के सामने एहतजाज हो रहा था। आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ यूसीपी एज वेल। हमारे ज़माने में जो स्टैंडर्ड था पढ़ाई का, आई एम श्योर अब तो उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि हम तो इससे पुराने वाले कैंपस में थे, अब तो और ये बड़ा कैंपस है और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल है घर से ज़्यादा बेहतर निज़ाम होगा। किस पे आई वांट एक्चुअली यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई। इतने स्टूडेंट्स यूसीपी के सामने खड़े एहतजाज कर रहे हैं, अंदर जाके एग्जाम ही दे दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतर चीज़ें होती हैं। एज इन
कोई ऐसा तासुर नहीं आपको मिलेगा कि यहाँ पे SOPs की कहीं खिलाफ वर्जी मुझे तो ये अजीब लग रहा है, why wouldn't you want to go to your colleges and universities? Isn't that really an outlet? Otherwise you are stuck at home, या अम्मी के साथ कोई रिश्तेदार के घर, या कोई आपको शॉपिंग या whatever जो घर की चीज़ें होती हैं. Students usually want to get away from that, और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स ही उनकी एक जगह होती है जहाँ वो बड़े जाके और आज़ादी से with their contemporaries friends. स्कूल वाले बच्चों का मुझे समझ आता है कि स्कूल में कभी-कभी, वैसे मेरा भी दिल नहीं चाहता था स्कूल जाने का, स्कूल वालों का मुझे समझ आता है कि स्कूल वाले एहतजाज नहीं कर रहे हैं ना, ये बड़े बच्चे हैं. स्कूल में बर्डन ज़्यादा होता है. मुझे लगता है कि हमारे स्कूलों में बच्चों की एज से ज़्यादा बर्डन होता है, तो वो ज़रा टफ पीरियड होता है. लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज तो ये तो बड़ा इंजॉयबल टाइम होता है. ये तो हम तो मुझे याद है सुबह 8 बजे जो जाते थे, जो रात 8 बजे यूनिवर्सिटी से वापस आते थे. कोशिश हमारी होती थी कि वहीं पे उसी फैसिलिटी में हमारी असाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएं, सब कुछ वहीं हो जाए, फिर घर आके आप अपना रिसर्च कर लें, आप अपने पेपर्स वगैरह, एंड इन दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि वो आपका एक जहन बना होता है, तो उधर ही कर लें, और उसमें एक्चुअली लाइट हार्टेड और गुफ्तगुएं भी हो जाती हैं. यू हैव अ गुड टाइम, अ प्रोडक्टिव टाइम देयर एज वेल इफ यू वांट दैट बिरयानी एंड बर्गर एवरी अल्टरनेटिव डे. हां, हमारा तो ड्यूरिंग द लंच टाइम. अब हमारे ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तो खानों के नाम भी अजीब होते थे. क्राइसिस, कैन यू इमेजिन, एक खाने का नाम ही क्राइसिस था. खैर हम तो अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज की बातों में निकल जाएंगे, सो आई थिंक स्टूडेंट्स शुड लुक इनटू इट और बिला वजह किसी के उकसाने पे ना आए. आप देखिए यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से जाके बात करें, कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आई एम श्योर वो दूर कर देंगे. आगे बढ़ते हैं हुमा, और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, जनवरी ख़त्म होने को आ गया, कोरोना की दूसरी लहर जारी है. मुल्क में कोरोना से अमवात भी हो रही हैं और केसेस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन कहीं नज़र नहीं आ रही. खुदा करे कि ये ताख़ीर ख़तरनाक साबित ना हो. मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी बेशी का सिलसिला भी जारी है, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं. माहिरीन कहते हैं कि मुस्तकिल हल तो कोरोना वैक्सीन ही है. बिल्कुल जी, बिल्कुल यही कहते हैं कि वैक्सीन ही मुस्तकिल हल है, जो कि बेशतर मुल्कों में लगाई भी जा रही है. पाकिस्तान में भी हुकूमत 3 वैक्सीन की मंजूरी दे चुकी, निजी शोबे को इम्पोर्ट की इजाज़त भी दे दी गई है. लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी तो डेफिनेटली यही है कि वैक्सीन अभी तक मुल्क में नहीं आ सकी. डू यू नो एनीबडी जिसने लगाई हो पाकिस्तान में? नहीं, जो ट्रायल्स वगैरह में लगी हैं वो तो हमने भी सुन ली है, लेकिन अभी तक तो नहीं किसी को लगी है, ज़ाहिर नहीं आई है. अच्छा जी. आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में शोबा मुताद्दी अमराज के सरबराह डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे ज़रा बात करते हैं कि व्हाट इज़ देयर प्लान, क्योंकि निजी शोबे को ज़ाहिर है वन ऑफ द लीडर्स इज़ आगा खान हॉस्पिटल, तो वहाँ आएगी तो ज़ाहिर है लोग लगवाएंगे भी. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर कुछ हद तक हल्की तो हुई है, लेकिन अभी ख़त्म ज़ाहिर नहीं हुई है. कभी केसेस बढ़ जाते हैं, कभी कम भी होते हैं. अब उम्मीद की किरण यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए. फ़िलहाल तो अगले कई माह तक हुकूमती सतह पे ऐसा लग रहा है मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इस ताख़ीर का हमें क्या नुकसान हो सकता है ओवरऑल? बिल्कुल, केसेस हमारे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और लगता है ये वाली लहर भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है. मगर याद रखें कि वैक्सीन तो आ रही है, और वैक्सीन पहले उन लोगों को लगेगी जिनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा है, यानी कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर. उसके बाद उन लोगों के अंदर जिनके अंदर इन्फेक्शन से बुरी बीमारी होने के चांस ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारे ज़ईफ़ लोग. वैक्सीन में ताख़ीर नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन आएंगे, मगर SOP फिर भी फॉलो करने हैं, और वैक्सीन आने के बाद भी SOP कुछ अरसे तक फॉलो करते रहने की ज़रूरत पड़ेगी हमको. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अब तक देखें कि अब तक पाकिस्तान ने 3 वैक्सीन की मंजूरी दी है, और इनमें फाइज़र और मॉडर्ना वगैरह शामिल नहीं, जो दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रही हैं और इनसे मुतालिक लोग जानते भी हैं. इनफैक्ट ये अगर आप वैक्सीन का नाम लें तो ये दिमाग में आती हैं. तो स्पुतनिक एक और है जो रशियन है, और ऑस्ट्राजेनेका है, और साइनोफार्म जो कि चाइनीज़ भी है. उसको लाने और रखने वगैरह का तरीक़ेकार इतना ही पेचीदा है जितना फाइज़र वगैरह का है, और इसलिए हमने उनको पिक किया है. तो देखिए, इस बीमारी के ख़िलाफ़ बहुत सारे वैक्सीन बन रहे हैं, और हर वैक्सीन मुख्तलिफ है. इनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, इनका स्टोरेज मुख्तलिफ है, इसको लगाने का तरीका मुख्तलिफ है. ये जो 3 वैक्सीन यहाँ पे अभी हमारी अप्रूव हुई हैं, जो कि एस्ट्राजेनेका वाली है, स्पुतनिक है जो कि रशियन है, और साइनोफार्म जो कि चाइनीज़ है. ये इनकी ख़ास बात यह है कि इनको ट्रांसपोर्ट करना निस्बतन आसान है, इनका स्टोरेज निस्बतन आसान है. जब हम फाइज़र की बात करें या मॉडर्ना वैक्सीन की बात करें, तो इसको स्टोर करना है, इसको बहुत मुश्किल है, इसकी बहुत कम आपको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है. और इस वजह से ऐसे ममालिक जहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इन ममालिक में इन वैक्सीन को लाना बहुत मुश्किल है. वैक्सीन तकरीबन सारी इतनी फ़ायदेमंद है और इतनी सही काम करेंगी.
अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताया जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र अफराद को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, हालांकि हमने देखा है कि कम उम्र लोगों को भी कोरोना हुआ है, बहुत बिगड़ भी गया। तो इस बारे में क्या कहती है आप लोगों की रिसर्च? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चों में ये वैक्सीन इसकी ज़रूरत नहीं है ये कि ज़्यादा जो तहकीक भी है वो बड़े लोगों के अंदर भी है, 18 साल से ज़्यादा लोगों के अंदर। एंड वजह यही है कि इस वैक्सीन की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़ईफ़ लोगों के अंदर है, या उन लोगों के अंदर है जिनकी उम्र 40 या 50 या 60 साल से ज़्यादा लोगों की है, क्योंकि इन्हीं के अंदर ये बीमारी बहुत शदीद होती है। बच्चों में बीमारी ज़्यादा शदीद नहीं होती, इस वजह से पहली प्रायोरिटी हमने बड़े लोगों को दी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बच्चों के अंदर तहकीक चल रही है और इंशाल्लाह कुछ सालों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर हम ये भी देखेंगे कि बच्चों में काम करती कि नहीं करती, और फिर बच्चों में भी ये देना शुरू करेंगे। ठीक, थैंक यू डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड एसओपी की बात कर रहे थे ना कि वैक्सीन लग भी जाएगी तो उसके बाद भी एसओपी फॉलो करना पड़ेगा। तो एक सर्वे जी हो गया है गैलप का और उसके हवाले से आपको बड़ी अच्छी तरह एक स्नैपशॉट मिल जाएगा कि मुल्क में क्या चल रहा है। एसओपीज़ के हवाले से गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नए सर्वे जो है वो जारी किया है। 50% 50% पाकिस्तानी पब्लिक मकामात पर दूसरों की जानिब से मास्क ना पहनने पर बिल्कुल बेफिक्र नजर आते हैं। क्यों भाई? एनीवे, आगे आपको ये भी बता दें कि दुकानों पर 51% और ऑफिस में दूसरों के मास्क ना पहनने पर 50% यानी 50% अफराद ने किसी किस्म की परेशानी ना होने का इजहार किया। तो देयर आर पीपल हु डोंट रियली, इट डजंट मैटर टू देम कि उनके सामने वाले ने मास्क पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, जबकि तीनों मकामात पर 46% अफराद दूसरों की जानिब से मास्क ना पहनने पर तशवीश में मुब्तला नजर आते हैं। अब्दुल्ला, यू आर वन ऑफ देम। हाँ, आई एम सर्टनली वन ऑफ देम, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ही मैंने देखा है कि एहसास नहीं होता लोगों के, मास्क पहन लो। अगर आपको पता है कि अगला बंदा अनकंफर्टेबल है आपके मास्क ना पहनने की वजह से, तो पहन लें आप यार मास्क। बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स ओपिनियन। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर 78% पाकिस्तानी कहते हैं कि वो मास्क पहनते हैं, 51% हाथ धोते हैं, 47% हैंड सैनिटाइजर को तरजीह देते हैं। सो दिस इज़ एन इनकरेजिंग परसेंटेज, आई एम श्योर, एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे इतनी तेज़ी और इतनी बुरी तरह से कोरोना फैला है। हमने फिर भी उतनी लापरवाही का मुजाहिरा नहीं किया जितना कि दुनिया के बाज़ मुमालिक में किया गया है, और इसीलिए हमारे यहाँ वो हाल भी नहीं हुआ जो दुनिया में बाकी जगहों पे राइटली सेड, हजारों लोग एक दिन में। और वैसे तो कभी कभार हमें लगता है हम ये कहें कि बात जिंक्स ना कर दें, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस महीने के आखिर से हमें जरा केसेस में कमी भी इंशाल्लाह नजर आएगी। बट इट इज़ ऑल अप टू अस। टोटल रिवर्सल भी हो सकता है और स्पाइक एकदम से ज़्यादा हो सकता है। ये हम पे है कि अगर तो हम ये सारी सर्वे को 100% कर दें तो क्या ही बात हो। अच्छा, वैसे तो ये एक छोटे सैंपल पे ज़ाहिर है टेस्ट किया जाता है, सर्विस वगैरह होते हैं, तो मुझे 78 पे भी ज़रा थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है कि मैं अपने इर्द गिर्द अगर देखता हूँ तो मुझे 78 से थोड़ा कम लोग ही मास्क पहने नजर आते हैं। और वो जो हमने हैंड सैनिटाइजर वाली बात की ना, 47% उसमें मैं हूँ। आई जस्ट लाइक टू कंट्रीब्यूट टू गुड सर्विस। ये हो गया इधर। उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। अहमद फराज, गुजरात की ये तालिबा लाहौर में मुबैना कत्ल कहें से क्या कहें, क्या वाक़या हुआ है, क्या पता लगा है आपको इस बारे में? हुमा ये गुजरात की रहने वाली थी लड़की और इसका नाम मरियम बताया गया है। ये हफ्ते के रोज़ जो थी ये लाहौर पहुंची थी और इसने अपने अहल खाना को ये बताया था कि इसने जो है अपनी यूनिवर्सिटी में 1,20,000 रुपये डिग्री के लिए जमा करवाने हैं और जब तक वो पैसे जमा नहीं करवाएगी उसको डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है डिग्री तो ना इसको मिली, लेकिन इसकी लाश जो थी वो इसके वालिदैन को मिल गई। ये जब हफ्ते के रोज़ यहाँ पर पहुँची तो फिर इतवार को ये वाक़या पेश आया कि एक प्राइवेट जो अस्पताल था वहाँ पर एक नौजवान लड़का जो था वो इसकी लाश को लेकर जब वो अस्पताल पहुँचा, अस्पताल छोड़कर जब वो वहाँ से फ़रार हो गया तो उसके बाद जो है वो फिर ये पता चला कि इसको यहाँ पर एक गाड़ी थी सफ़ेद रंग की, उसमें लाया गया था। तो उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया, लेकिन उस वक्त जो है पुलिस को इसकी बच्ची की जो थी शनाख्त, सबसे पहले ये ज़रूरी था कि इसकी शनाख्त पता चले, इसका नाम, इसका जो एड्रेस है वो सामने आए। लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर अपनी मुद्दत में 302 का इसका जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। कितनी कोई खौफनाक किस्म की बात है और ख़ास तौर पे ऐसा लग रहा है आपको भी सुन के फराज कि ज़िंदा होगी लड़की, इसीलिए उसको शायद हॉस्पिटल ला रहे होंगे, वरना इस तरह लाश को हॉस्पिटल ही क्यों कहीं भी फेंक सकते थे। बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली ये सोचना भी। तो इस केस में मुलविस कितने लोग हैं ये अगर आपको पता चल गया हो और पुलिस अब तक किन तक पहुँच सकी है? एक का हमें पता है जिसको पकड़ा है।
इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह उसकी लाश को लाया गया, जिस तरह उसकी लाश को एक किस्म का टिकाने लगाया गया है, शहादत को छुपाया गया है, मेरे ख्याल में इसमें शायद 302 के साथ 201 जुर्म होता है, उसको आज़ाद किया जाएगा, वो लगाया जाएगा। और ख़ास तौर पर जिस गाड़ी में इसको लाया गया था, पुलिस ने उस गाड़ी की मदद से, उस गाड़ी के नंबर की मदद से एक नौजवान जो था उसामा, उसको गिरफ़्तार किया और फिर उसामा के बयान पर ही उन्होंने एक और नौजवान और एक खातून को भी गिरफ़्तार किया है, जिन्होंने ये बयान दिया है कि मरियम को उसकी तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल लाया गया था, क्योंकि बज़ाहिर मरियम की जो डेड बॉडी थी वो बिल्कुल सही थी, उस पर कोई तेज़दार आले का या कोई आतशी असले का या कोई तशद्दुद का कोई निशान नहीं था। लेकिन सबसे पहले ये था कि इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, तो इसलिए पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवा लिया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये सामने आएगा कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी, क्या हुआ है इसको। अब कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। अमित फराज, इस नौयत का ये मामला जो है, क्या मरने वाली के वरसा पूरे केस को ख़ुद फॉलो कर रहे हैं? अहले खाना के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? वो चाहते हैं कि मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा मिले, या वो चाहते हैं इवन कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए? जिस तरह आपका ये सवाल है कि जी उसके वर्सा जो है इसको केस को फॉलो कर रहे हैं, तो इस केस के सबसे पहले जो मुद्दई हैं वो पुलिस है, क्योंकि जब इसकी लाश को लाया गया था तब तक इसकी शनाख्त बिल्कुल नहीं थी। पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में इसका मुकदमा दर्ज किया था और फिर जब इसकी शनाख्त सामने आई, फिर इसके वर्सा को इत्तला दी गई, इसके वालिदैन खुद लाहौर पहुँचे और अब जो इसके वालिद जो हैं वो इस केस को जो है परसू कर रहे हैं। गरीब आदमी हैं, वो गुजरात के वो रहने वाले हैं, वो इस केस को अब वो परसू तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उनको इंतज़ार ये है कि इसकी मौत जो थी, मरीम की मौत कैसे वाक़ई हुई है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि पुलिस ने PFSA जो है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, वहाँ पर पोस्टमार्टम के जो हुआ है उसके नमूने जो अज्जा थे वो तो उनको भिजवा दिए हैं, लेकिन अब सिर्फ पोस्टमार्टम का इंतज़ार है कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि उसके वर्सा जो हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसको फॉलो कर रहे हैं, और जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं उनको भी उनकी गिरफ़्तारी तो शो नहीं की गई, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मज़ीद 1-2 लोग और भी हो सकते हैं जो इस कत्ल में मुलविस हों। उनकी गिरफ़्तारी के बाद तमाम मुल्ज़मान को बाकायदा तौर पर उनकी गिरफ़्तारी डालकर उनको अदालत में पेश किया जाएगा। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, ये सारी कहानी, मतलब कहानी क्या है, ये तो रियलिटी है। और एक्चुअली जब रियलिटी हम सुनते हैं ना कि ये एक्चुअली हुआ है किसी के साथ, तो खौफज़दा हो जाते हैं कि पता नहीं क्या वजह थी, फैमिली से इतनी दूर थी। जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बता रहे हैं, बज़ाहिर लड़की पे कोई तशद्दुद वगैरह इस तरह कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। सो शी वाज फाइन, व्हाट हैपेंड टू हर? इंडीड, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या है। लिटरली आई कैन नॉट मेक सेंस ऑफ इट कि क्या हुआ है और क्यों ये अस्पताल लेके आए। जाहिर है आई एम श्योर शी मस्ट बी अलाइव व्हेन दे वर रशिंग टू द हॉस्पिटल, अदरवाइज वो लाश को कहीं और ठिकाने लगा के अगर लाश थी। बिल्कुल ये बात तो तय है कि वो जो उसको छोड़ने आए थे वो डेफिनेटली उस वक्त जिंदा होगी, वरना वो क्यों आएंगे नज़रों में। ऑब्वियसली किसी हॉस्पिटल के नज़दीक जा रहे हैं, यू नो दैट कैमरास लगे होंगे, यू विल बी कॉट और एटलीस्ट सीन। एनीवे जी, फिलहाल तो हमारे पास, आपको पता है कि हम याद कर रहे हैं आसमा जहांगीर साहिबा को, और उनकी आज है बर्थडे, और हमने इससे पहले उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए एक रिपोर्ट चलाई है। बिल्कुल रिपोर्ट चलाई, और हमने वैसे ही आपको पता है ना हमारे यहाँ क्लीशेड हैं कुछ अल्फाज जिसमें मर्दाना वार लड़ना। एग्जैक्टली, आई एम सो ग्लैड कि आपने मैंने मेंशन इसलिए किया क्योंकि उस वक्त भी मैंने कहा था कि आई विल गो अ स्टेप अहेड, और वी वुड से कि जहां बहुत से मर्द पीछे भाग जाते थे और भीगी बिल्ली बन जाते थे, वहां ये अकेली खड़ी होती थी। और इस तरह के जो क्लीशे टर्म्स हैं ना, इनको अब रिडंडेंट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात अब्दुल्ला आपने किया, एंड आई एम सो ग्लैड कि हमने उस बात को दोबारा उठाया। इसलिए भी है बिकॉज आई ऑल्सो हैव माई रिजर्वेशंस कि मर्दाना वार, भाई मर्दाना वार क्या, अगर एक खातून लड़ रही है अपनी जंग और जिस तरह वो लड़ना चाहती है वो लड़ी है, तो सडनली वो क्रेडिट उससे लेके मर्द को दे दो तो वो मर्दाना वार उसने किया। नहीं जी, खातून जब कोई जंग लड़ रही हो तो वो उसी की जंग है, वो अपने तरीके से लड़ी है। तो तारीख में भी देखा है कि these terms really need to go change, yeah they need to go। तो बैटरी आर की, और आप इसमें करोड़ों हैं, कितने हमारे तो अपने पॉलिटिशियंस, कभी कभार हमारे भी मुंह से जिस तरह अभी भी निकल गया, चीज़ें निकल जाती हैं, बट हम इसलिए उसको बार बार मेंशन कर रहे हैं और रिजर्वेशन अपनी दिखा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें पास ऑन हो आगे। सो वी नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ आवर टर्मिनोलॉजीज, जिसमें बहुत सी हैं, लेकिन औरतों की तरह रोना, चूड़ियां तोड़ना, मर्दाना वार लड़ना, मर्द बनो, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। औरत ना बनो, boys don't cry, but we that is what we don't want to say, but हम कहेंगे तो लगता है कि फिर हम फरोग दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। ये चीज़ें जो है ना, अब हमें अपनी वोकैबुलरी, अपनी डिक्शनरी और अपनी ज़िंदगी में से ये सोच भी निकालनी चाहिए, और सोच तब निकलेगी जब हम ये अल्फाज बाहर निकालेंगे। और
अब कभी मेरे घर में कोई कह देता है ना मेरा बेटा जब रो रहा होता है नो बॉयज डोंट क्राई, तो मैं हमेशा उन्हें टोकता हूँ, व्हाई आर यू सेइंग कि बॉयज डोंट क्राई, बॉयज कैन क्राई, क्योंकि वो बस वो सिखाया है। हमें ये जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स है ना जिंदगी के, इनसे बाहर निकलना चाहिए मेरा ख्याल। हाँ, तो ये मर्दाना वार टाइप व्हाटएवर, औरत की लड़ाई है तो औरत औरतों की तरह ही लड़ रही है और बहुत अच्छा लड़ रही है, तो वो भी औरतों की तरह ही लड़ रही है। हरमैन शरीफैन प्रेसिडेंसी की जानिब से जदीद मशीनरी और केमिकल्स की मदद से खाना काबा की छत की सफाई की गई है और ये ज़बरदस्त मनाजर हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। खाना काबा की छत, बालाई दरवाजे और बॉर्डर्स वगैरह को अच्छे तरीके से धोया गया है, सैनिटाइज़ किया गया है। एंड लकी आर द वंस जिनको ये शर्फ हासिल हुआ और वो ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एंड समहाउ यू नो यू कैन सी देयर लेवल ऑफ इंटरेस्ट आल्सो कि ये काम आई एम श्योर इनके लिए काम नहीं लग रहा होगा। This is quite an honor. अगर हम में से किसी को तो लड़के चाहूँगे भाई ये मुझे ही काम ऑनर मिले तो हम तो और ज़्यादा स्लो काम करें ताकि हमें ज़्यादा टाइम आपका उधर गुजरे। That is very true. So we just thought to share these visuals. And also you know you don't get to see the top of खाना काबा, वो आपको छत जो है वो आपको नजर नहीं आती, तो we thought this was a good way for you to see it as well. अच्छा, now something that you shouldn't see or shouldn't do, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और खौफनाक किस्म की ये वीडियो है। इसको जब आप देख लें तो प्लीज़ अपने बच्चों पे नज़र रखें। वैसे कौन से घर हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे गाड़ी लेके निकल जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। घर वालों में किसी ने एक वीडियो बनाई है, दिखाएं जी, दिखाएंगे नहीं तो उस पे बात नहीं हो सकती। मुझे वैसे लग रहा था कोई एनिमेशन है, क्या है ये देख रहे हैं आप? बहुत बड़ी गाड़ी है जिसको एक बहुत ही छोटा बच्चा, हार्डली इसकी उम्र होगी 6-7 साल। माय प्रोड्यूसर के आप हमें निकाल दें और इसको जरा फुल स्क्रीन दिखाएं ताकि वो नजर आए कि वो बच्चा कितना छोटा है, वो खड़ा हुआ है। ये देखें अब्दुल्ला, गाड़ी कौन सी है? बड़ी सी गाड़ी, बड़ी गाड़ी है और इस गाड़ी को तो हम चलाते हुए ज़रा डर जाएं। और ये बच्चे का साइज देखें और कोई पीछे बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो फिर तो मेरे पास इतना कुछ है ना उसको भी कहने के लिए कि आप तो गाड़ी में थे और बच्चा गाड़ी चला रहा है, और अगर नहीं बैठा हुआ तो फिर तो और भी बहुत कुछ कहना है कि बच्चा गाड़ी निकाल के ले गया। दिस वीडियो, दिस शुड बी मेड एन एग्जांपल, यू शुड मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट कि इस बच्चे को नहीं, इस बच्चे के पेरेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। एक तो इस बच्चे की जान को झोंकों में डालने के लिए कि जब संभाल नहीं सकते और पाल नहीं सकते तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को दाव पे लगाने के लिए जो कि सड़क पे ट्रैवल कर रहे थे। बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी है, उस बच्ची की उम्र देखें, कोई सामने से सड़क क्रॉस कर रहा हो। बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, बड़े बड़े जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना 20s अर्ली 20s वगैरह में, और फिर हम सोचते हैं किस ख़ानदान को बिलोंग करते हैं, ये क्या इनका बचपन गुजरा था कि इस किस्म की इन्होंने हरकत कर दी। ये वो हरकतें होती हैं कि जब आप इस उम्र में कोई रोकथाम नहीं है, रोक टोक नहीं है और आप गाड़ी निकाल के ले जा सकते हैं ना, तो इससे 5-6 साल बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो कौन रोकेगा? फिर आप अपने लिए सोचें कि आपके साथ क्या होगा जब आप चाह रहे होंगे रोकना और वो आपको इग्नोर करके निकलेगा या निकलेगी। मतलब है कि बच्चों पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, को खुदा को खौफ करें और हुकाम को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये है कि उसके बाद अगर जिनका बच्चे लेके गाड़ियां निकल जाते हैं वो बड़े फख्र से बताते हैं जी हमारा तो छोटा सा 6 साल का बच्चा गाड़ी लेके निकल गया। शर्म दिलाना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो इस तरह की हरकतें बच्चों को करने देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और एक है टॉपिक है जो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे भी एक्चुअली रिसेंटली पता चला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विमेन इन पाकिस्तान, खासतौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में सेहत से मुतालिक लोगों को ज़्यादा आगाही नहीं होती, ख़ास तौर पर जब बात आती है ख़वातीन के मखसूस इशूज़ से मुतालिक। तो उन्हीं में से एक है जी जिसको कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, और माहिरीन बताते हैं कि ये इंतहाई खतरनाक बीमारी है और पाकिस्तानी खवातीन में बहुत ही आम भी है। ज़रूरी है कि खवातीन में इस मर्ज की आगाही ज़रूर पैदा हो। तो उसी के लिए तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये बहुत खतरनाक हो सकती है, वैसे हाँ। नहीं है। यूट्रस में खवातीन का फाइब्रॉइड्स होते हैं लेकिन उनको ट्रीट किया जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो लिहाजा वी हैव 2 डॉक्टर्स, नॉट जस्ट 1। इंपॉर्टेंट बात है और हमने पर्सपेक्टिव ज़रूर लेना है। हम बात करेंगे सबसे पहले तो वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शहबाज काजी से। डॉक्टर शहबाज काजी, पहले तो ये बता दें कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या है ताकि हमें एग्जैक्टली समझ आ जाए और ये मर्ज कितना ख़तरनाक हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है ये एक ख़वातीन के बच्चेदानी के अंदर एक रसूली होती है
जो बिनाइन होती है, जो ख़तरनाक नहीं होती। ये कोई ट्यूमर होता है लेकिन कैंसर वाला ट्यूमर नहीं होता, और ये हमारे ख़वातीन के अंदर तकरीबन 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र की जो रेंज होती है उसके अंदर ये बहुत पाया जाता है, और ये हमारे माशरे के अंदर एक बड़ा कॉमन मसला है ये। ठीक है, ये आपने बता दिया कि ये रिलेटिवली कॉमन मसला है और इतना ख़तरनाक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर ख़तरनाक मर्ज़ की हम बात कर ही लेंगे, इसकी आगही बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को बिल्कुल नहीं है। और आपने ये बता दिया कि कैंसर की तरह नहीं होता, लेकिन जिनको हो तो शायद लग सकता है। क्या इसका इलाज मुमकिन है? कितना तवील इलाज हो सकता है? और क्या बहुत महंगा है? ये भी एक थोड़ा सा आइडिया दीजिए। ये हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। आइडियली जो है, पहले जो है इस ज़माने में ये हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट होते थे, ये आमतौर पे सिंपल सा प्रोसीजर करते थे जो इसको कहते थे हिस्टेक्टोमी, जिसमें ये बच्चेदानी निकाल देते थे, या एक और सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं मायोमेक्टोमी, जिसके अंदर यूट्राइन फाइब्राइड जो होता है उसको निकाला जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अंदर फाइब्राइड जो होता है दोबारा डेवलप हो जाता है, यानी उनकी रिकरेंस होती है। और एक लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से 24 साल 25 साल होती हैं, अगर आप उनको ये कहें कि उनकी हिस्टेक्टोमी हो जाएगी यानी उनकी बच्चेदानी निकाल दी जाएगी, तो एक साइकोलॉजिकल उनके लिए एक बड़ा एक डिज़ास्टर होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट यही है कि सेव योर यूट्रस, क्योर योर फाइब्रॉइड एंड क्योर योर सिम्टम्स। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, क्योंकि सेविंग द यूट्रस फॉर अ यंग गर्ल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वाइटल, इट इज़ वाइटल। सो हमारे यहाँ जो बाज़ जहालत का मुजाहरा करते हैं ना इंस्टीट्यूट से, अगर आप बेसिक क्वैक्स के पास चले जाएं तो क्या करेंगे कि पूरी चीज़ ही आपकी पूरी बच्चेदानी निकाल के बाहर फेंक देंगे नौजवान लड़कियों की, जो उनकी पूरी जिंदगी उनको जहनी टॉर्चर देगी। हमारे साथ एक और डॉक्टर ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं, और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर गायनेकोलॉजी आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल, डॉक्टर फरहीन यूसुफ। डॉक्टर फरहीन, इस मर्ज से मुतालिक आगे आज के दौर में भी ना होने के बराबर है, क्या वजह है कि अब भी ख़वातीन इस बीमारी पर बात करने से खौफज़दा होती हैं, ज़रा झिझकचाती हैं? मेरे ख्याल में इसकी आगाही पहले से बेहतर हुई है। अब हमारे यहाँ रूटीन में ख़वातीन सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो छोटी रसौलियाँ हो जाएं या जिनकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती, उनके साथ वो ख़वातीन परेशान होकर आ जाती हैं कि शायद इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, हालांकि ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, आम तौर पर इसका इलाज यही समझा जाता है कि बच्चा दानी निकाल जीता है, जो कि गलत है, लेकिन क्या इसके अलावा भी इसके ट्रीटमेंट्स हैं? क्या दवाओं से भी रसौलियाँ ख़त्म की जा सकती हैं? रसौली को निकालने के लिए बच्चेदानी निकालना तो सबसे आखिरी ऑप्शन होता है। उससे पहले कुछ गोलियां और इंजेक्शन्स आते हैं जिससे ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये रसौली को ज़्यादातर कम नहीं करती। लेकिन दूसरी एक अल्ट्रासाउंड या MRI के थ्रू जो खून की शरियान होती है उसके अंदर दवाई डालते हैं जिससे ये रसौली श्रिंक हो जाती है। लेकिन ये उन्हीं लोगों में किया जा सकता है जिनको आगे बच्चों की ज़रूरत नहीं होती, और जिनकी फैमिली कंप्लीटेड नहीं है उनके लिए जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर हम सिर्फ रसौली को निकालते हैं और बच्चेदानी उसमें 99.9% महफूज रहती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरहीन। और देयर आर ऑप्शंस देयर, ये बात हमने करनी है। वो जब हम क्वैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं ना, कि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए फैसले कोई और बैठ के कर रहा हो, ये नहीं हो सकता। 99.9% कामयाब है ये तरीका इलाज कि आपको सिस्ट, सिर्फ आपने सुना होगा, कितना सुना होगा, आई एम श्योर इट्स अ कॉमन बीमारी बाय द वे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से घरों में के ऑलमोस्ट अपने खानदान में उठा के देखें तो कितनी बच्चियां। अच्छा, उसमें वो सिस्ट आपकी दवाइयों से भी आप उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं, दवाइयों से भी खत्म हो सकती है। बहुत बड़ी सिस्ट है या कोई और इशू है तो वो रिमूव भी की जा सकती है। पूरा यूट्रस रिमूव करने की बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं होती है, और डॉक्टर साहिबा ने भी ये बता दिया है। अब ये इन्फॉर्मेशन होना, बच्चियों को, ख़वातीन को ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा ताकि जब वो डॉक्टर पे जाएं और जब वो उनको रेकमेंड करें तो वो सवाल कर सकें। अच्छा, एक और बात ये कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सी बच्चियां, सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन, सिर्फ इसीलिए, पर्टिकुलरली न्यूली मैरिड, सिर्फ इसलिए नहीं कंसीव कर पा रही होती हैं कि उनकी यूट्रस फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनको फाइब्रॉइड है। सिर्फ ये फाइब्रॉइड्स खत्म हो जाएं, जिसको आप रिमूव करा लें, दवाइयाँ ले लें, तो माशाल्लाह उनकी फैमिली भी बढ़ती है और उनकी ज़िंदगी भी ज़बरदस्त हो जाती है, सेट हो जाती है। सो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप एक दफ़ा करा लें अल्ट्रासाउंड तो ये है कि देयर आर स्पेशलिस्ट्स आउट देयर, देयर आर डॉक्टर्स आउट देयर, गो टू द राइट डॉक्टर।
सही डॉक्टर पे जाना बहुत ज़रूरी है। टोटकों पे, क्वैक्स वगैरह पे प्लीज़, अगर सुनी सुनाई बातें हैं ना कि वो बड़ा अच्छा इसका इलाज करता है, वो जो बैठा हुआ है उसको कुछ नहीं पता, गो टू अ डॉक्टर, और एक गो और टू अ क्लिनिक, गो टू अ हॉस्पिटल। डिस्कसिंग द अदर डे, टीनेज बच्चियों को किसी दवाई पे ना लगाया करें। एग्जैक्टली, हम ये बात भी कर रहे थे, कुछ एक उम्र के साथ कुछ चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो जस्ट बिकॉज जी 16-17 साल की बच्चियाँ कुछ इशू स्टार्ट हो जाए तो डॉक्टर पे ले जाओ और दवाइयाँ स्टार्ट हो जाओ, लेट इट बी फॉर अ वाइल। एनीवे, उसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा एंड वी कैन नॉट, बिकॉज वी रियली डोंट हैव द टाइम। आज का वक्त ख़त्म हो गया है, हम आपसे इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह, बट वील टॉक अबाउट इट टुमारो। बात करने में हम माहिर हैं, कल बात करेंगे।